नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आधुनिक काल के तीसरे भाग में। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, साकेत में। तो और आज इसको यहाँ से शुरू करना है। 10 बज चुके हैं, सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं और उम्मीद है आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। लगातार जुड़े रहें। आपकी नियमितता ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। विश्वास रखें, ये 80% प्रश्न कवर करेगा और इसके अलावा अन्य जो प्रश्नावली कराई गई हैं, लगभग अब तक 10,000 से अधिक प्रश्न हिंदी साहित्य में कराए जा चुके हैं प्रश्नों के माध्यम से। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ेंगे तो आपको वाकई बहुत ही बेहतर महसूस भी होगा और बेहतर रिजल्ट भी होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया था, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के स्वत्वाधिकारी यानी मालिक थे। यह कथन किसका है और ये किस पत्रिका के बारे में बात हो रही है? तो सरस्वती पत्रिका के बारे में बात हो रही है। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? द्विवेदी युग की है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? मैथिली शरण गुप्त में। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के पूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध को प्रिय प्रवास के लिए हरियौध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? उद्धव शतक। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है श्रीधर पाठक। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक जी हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी को। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? द्विवेदी युग की नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतन द्विवेदी युग की नहीं, प्रगतिवाद की विशेषता है। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? तो खड़ी बोली प्रमुख काव्य भाषा थी। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरण गुप्त जी को। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी को माना गया है। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया है। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? हरिगीतिका छंद का प्रयोग मैथिली शरण ज़्यादा करते थे। द्विवेदी युगीन काव्य को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किस कवि ने किया? मैथिली शरण गुप्त ने किया। मैथिली शरण गुप्त किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। मैथिली शरण गुप्त राम के भक्त थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। हिंदी में अभूतपूर्व सुधार के कारण
किसने द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला कहा है? द्विवेदी जी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कपास की खेती करने वाला कहा है, नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किसकी रचना है? भारत भारती से है। मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। इन पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। इस पंक्ति के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक की है। उमर खय्याम की रुबाइयों के रचयिता हैं। उमर खय्याम की रुबाइयों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ हैं। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करन पढ़ाओगा छोटी। पंक्ति के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। धरती हिलाकर नींद भगा दे, धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे। पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। पंक्ति किसकी है? नाथुराम शर्मा शंकर की है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। छड़ीधार छैला छबीले बनो, छड़ीधार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। व्यंग्योक्ति है नाथुराम शर्मा शंकर की। अतिखल की संगति करने से, अतिखल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है। पंक्ति किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चोखे चौपदे। खूब पूछा जाता है। किसान के रचनाकार कौन है? किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। हरिऔध जी की यह सबसे बड़ी विशेषता है, हरिऔध जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। हरिऔध जी की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन व सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न है गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है?
गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शर्मा शंकर की है। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह का वर्णन हुआ है? चतुर्थ सर्ग में हुआ है। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में राधा के विरह वर्णन का वर्णन हुआ है? राधा के विरह का वर्णन प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हुआ है? तो चतुर्थ सर्ग में हुआ है। पथिक किसकी रचना है? पथिक रामनरेश त्रिपाठी की है। अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? एकांतवासी योगी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है? मैथिली शरण गुप्त जी को माना है। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत का काव्य रूप महाकाव्य है। ये ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? सत्यनारायण कविरत्न की। साकेत महाकाव्य के आरंभ में मैथिली शरण गुप्त ने किसकी वंदना की है? गणेश सरस्वती की है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास है। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं। यह रचना किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? कवि सम्मेलनों का बादशाह पूछा जाए तो गया प्रसाद शुक्ल हैं। भौमासुर वध काव्य ग्रंथ किसका है? कामता प्रसाद गुरु का है। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। उद्धव शतक के लेखक कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की। और यदि प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1912। अब तक कई बार आ चुका है, याद हो गया होगा। प्लासी का युद्ध की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्लासी का युद्ध मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई थी? द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर को। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? हर्मिट, द ट्रेवलर, डेजर्टेड विलेज। हर्मिट का एकांतवासी योगी, द ट्रेवलर श्रांत पथिक, डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। ये सभी गोल्ड स्मिथ की कृतियां हैं और इनका श्रीधर पाठक ने जब हिंदी में अनुवाद किया तो हर्मिट का नाम रखा एकांतवासी योगी, द ट्रेवलर का रखा ट्रेवलर श्रांत पथिक, डेजर्टेड विलेज का नाम रखा उजड़ ग्राम। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग पंथ किसकी है? श्रीधर पाठक जी की है। और यहीं से द्विवेदी युग समाप्त होता है। अब छायावाद शुरू होता है। उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि आपको संबंधित क्लास कैसी लगी। और बिल्कुल हम इंतज़ार करते हैं
आपके कमेंट का। और क्या आप लोग यही कंटिन्यू रखना चाहते हैं या प्रश्नों को भी करना चाहते हैं या एक एक दिन रखना चाहते हैं? जैसा हो आप टेलीग्राम में या कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप की जैसी सहमत रहेगी वैसा किया जाएगा। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे ने। क्योंकि इसको करने से आपका काफ़ी सारा मैटर कवर हो जाएगा और प्रश्नों के माध्यम से तो परीक्षा तक, अभी पीजीटी तक 500-600-800 प्रश्न ही कवर हो पाएंगे और इसमें लगभग 6 से 7 हज़ार प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो जैसी आपकी इच्छा हो वो बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल दोनों लोगों की सहमति और इच्छा का सम्मान किया जाएगा। जैसे ही आपकी इच्छा हो बता दीजिएगा। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति, तुलसीदास व सरोज स्मृति 2 कविताओं का सार तत्व माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः है अनामिका में। अनामिका इनका काव्य संग्रह है और उसी में राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता संकलित है। और इसका अगर कभी छंद पूछ लिया जाए तो शक्ति पूजा नामक मौलिक छंद में है। इनका निराला जी का ये मौलिक छंद है, शक्ति पूजा छंद, उसी में इसकी रचना हुई है। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृत्य में उपस्थित किया है। आत्मा का संग्राम आत्मा से, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में ये बात कही गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने ये बात कही है। कुरुक्षेत्र के संबंध में रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन है कुरुक्षेत्र के संबंध में। रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है कुरुक्षेत्र। दोराह समय के रथ का, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, रचना किसकी है? श्यामलाल गुप्त पार्षद की। हृदय की अनुकृति, हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त के प्रति कही गई उक्ति है, श्रद्धा के प्रति कही गई उक्ति है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का।
आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। यह है उपाय कह उठे राम। यह है उपाय कह उठे राम। ज्यों मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। राम की शक्ति पूजा में जब अंत में राम क्रोधित हो उठते हैं और उनके कमल चुक जाते हैं तो उन्होंने अपनी आँखों को न्यौछावर करने के लिए ऐसा कुछ कहा था कि अभी भी 2 नील कमल है शेष अभी। यह है उपाय कह उठे राम। ज्यों मंदित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। निराला की ये पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार है जयशंकर प्रसाद जी का। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। समरस थे जड़ या चेतन। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिले हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। लज्जा सर्ग से ये पंक्तियाँ अवतरित हैं। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? प्रेम पथिक को। कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? दीपशिखा। सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में
कितनी कविताएं थीं? झरना में 24 कविताएं संकलित हैं और ये 1918 में आया था। आंसू है विरह काव्य, निहार रश्मि नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं? महादेवी वर्मा के। प्रश्नों को किया होगा तो छायावाद पर मैंने 200 प्रश्न कराए हैं। निहार रश्मि नीरजा सांदगीत यामा। इससे आपको सीरियल याद रहेगा। कालक्रमानुसार अगर पूछ लिया जाए तो निहार निसाय याद रखिए, निहार रश्मि नीरजा सांदगीत यामा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। सप्तपाड़ा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? महादेवी वर्मा में। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा ने। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति से उद्धृत की गई हैं। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह हिम्मत है डॉक्टर नामवर सिंह का। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभाव होगा फिर जग के आंगन में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ निराला जी की हैं। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है महादेवी वर्मा को। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्ति है। मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को, युग युग की बर्बरकारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। कामायनी का नौवां सर्ग है इड़ा। कामायनी का नौवां सर्ग क्या है? इड़ा। कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है निराला की राम की शक्ति पूजा। कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह कवि जिसने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है निराला ने। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है।
मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं निराला जी। वह कवि जो अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ, भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ, सुमित्रानंदन पंत। तेरा वैभव देखूं, तेरा वैभव देखूं, या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? कृतिवास रामायण का। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? कौसानी उत्तराखंड में, कौसानी उत्तराखंड। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पंत जी की रचना है। चिदम्बरा, चिदम्बरा पंत जी की रचना है। ध्यान होगा आपको इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके लिए किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? पल्लव में। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। बार बार वही प्रश्न कई तरीके से पूछा गया। सभी की भाषा आप देखिए और समझिए कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? पंत को कहा जाता है। वह संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर वापस कर दिया था। हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्यपंथी निराला की वनबेला कविता में है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार का नाम है राय कृष्णदास। पंत की प्रबंध कृति है जो दो खंडों बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य में विभाजित है। पंत की प्रबंध कृति है जो दो खंडों बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य में विभाजित है। लोकायतन। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपरिक्त पंक्तियाँ कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति है कामायनी की। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति ली गई है मधुकलश से। हिंदी काव्य मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। छायावाद और उत्तर छायावाद, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है
महादेवी वर्मा का। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख है। मनु ने श्रद्धा को बसंत के दूत कहकर संबोधित किया है कामायनी में। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति दो कविताओं का सार तत्व है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ उद्धृत हैं सरोज स्मृति से। किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका को। बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? निराला के लिए। महाप्राण निराला के लिए। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? निराला की हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं निराला। पंचवटी प्रसंग निराला। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? निराला के द्वारा। परिमल किस कवि की रचना है? निराला की है। गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। गीतिका के रचनाकार का नाम है निराला। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? निराला का। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ था। निराला की कविताओं में कौन लंबी कविता है? निराला की कविताओं में कौन लंबी कविता है? तुलसीदास, बादल लाग, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सभी लंबी कविताएं हैं। निराला की बादल लाग कविता का संबंध है। निराला की बादल लाग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने प्रयोग किया है रुबाइयाँ छंद। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा। सुमित्रानंदन पंत की वह रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है। सुमित्रानंदन पंत की वह रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है तो वह स्वर्ण किरण है। प्रसाद जी ने अपनी कामायनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। वह धारा जिसका काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। छायावाद। काव्यात्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्यात्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। सुमित्रानंद पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी रचनाएं प्रगतिवादी विचार की हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में वर्णन किया गया है लज्जा का। ओ जीवन की मरुमरीच का कायरता के अलग विषाद काव्यांश में चिंता भाव का उद्बोधन हुआ है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग से उद्धृत है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की इस विशेषता की ओर संकेत किया गया है दृढ़ निश्चय का। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। रवि हुआ अस्त
ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। कई बार आप इंटरव्यू पे जाएंगे, जैसे पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, और तो वहाँ पे जब वाइवा लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तो वहाँ पूछ लेंगे रामचंद्र शुक्ल के जो इतिहास का पहली लाइन है, बताइए किस लाइन से, किस शब्द से शुरू हुआ है। राम की शक्ति पूजा की जो प्रारंभिक पंक्ति है वो क्या है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित हैं चित्राधार में। कामायनी के प्रमुख पात्र इड़ा प्रतीकार्थ है बुद्धि का। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? निराला के। कल साथियों हम यहीं से चालू करेंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि एक पेपर करवा दिया जाए 125 प्रश्नों का, तो बिल्कुल संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित एक पेपर करवा दिया जाएगा, परंतु उसमें आपकी इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। अन्यथा मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अधिक प्रश्नों को आप संपर्क करेंगे और अधिक प्रश्नों के संपर्क से गुजरेंगे, जो आपके लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। परंतु आप जैसा भी हो बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।